नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर नाभिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि रेडियो एक्टिवता क्या होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहा जाता है, रेडियो एक्टिव क्षय कितनी प्रकार का होता है, रेडियो एक्टिवता क्षयता का नियम भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और हम अंत में चर्चा करेंगे सक्रियता या एक्टिवता किसे कहा जाता है, होती क्या है। तो ये जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो एक्टिवता होती क्या है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक रहे हैं हेनरी बेक्यूरेल, AH बेक्यूरेल। उन्होंने ही इसके बारे में सर्वप्रथम बताया। रेडियो एक्टिवता की खोज करता रहे हैं AH बेक्यूरेल, AH बेक्यूरेल। 1896 में इसकी खोज की गई। देखिए, इन्होंने क्या देखा, इनके पास में एक मेटर था यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट। और इस मेटर के पास में, जैसे ये हमारे पास में यहां पर यह है यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, और इस मेटर के पास में हमने यहां पर रख दी है एक फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो देखिए, जब यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के पास में फोटोग्राफिक प्लेट को रखा गया तो हेनरी बेक्यूरेल ने यह देखा था कि यूरेनियम के यौगिक के पास में यदि हम फोटोग्राफिक प्लेट को रख दें तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये काली पड़ जाती है, इसका रंग काला हो जाता है। उन्होंने अपने अध्ययन में ये देखा कि इसके काला होने के पीछे रीजन है कि इस पदार्थ में से कुछ विकिरणें या कण निकलते हैं जो इस फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देते हैं। यहां से कुछ विकिरणों का या कणों का उत्सर्जन होता है जो इस फोटोग्राफिक प्लेट का रंग काला कर देते हैं। ये इन्होंने देखा, समझा, और इस घटना को इन्होंने फिर नाम दिया रेडियो एक्टिवता। इस घटना को ही इन्होंने क्या कहा, रेडियो एक्टिवता कहा। तो देखिए, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी है क्या कि यदि किसी पदार्थ से, हमारे पास में कोई मैटर है और उस पदार्थ से स्वतः ही विकिरणों का या अल्प कणों का यदि उत्सर्जन होता है तो उस घटना को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो मैं यहां पर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन पुट कर देता हूं। क्या है, किसी पदार्थ से स्वतः ही, अपने आप ही उत्सर्जन होता है, बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है। तो किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरणों का हो सकता है या अल्प कणों का उत्सर्जन हो, अल्प कणों का उत्सर्जन हो, तो उस घटना को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। उस घटना को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिवता कहेंगे, रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, जो पदार्थ रेडियो एक्टिवता की घटना को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। अर्थात कि ऐसे पदार्थ जिनमें से अपने आप ही विकिरणों का या अल्प कणों का उत्सर्जन होता रहता है,
तो उन पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और देखिए जो बिस्मिथ है उससे अधिक परमाणु क्रमांक वाले जितने भी नाभिक हैं वो सबके सब रेडियो एक्टिव नाभिक ही होते हैं, अस्थायी नाभिक होते हैं, उनसे लगातार अल्प कणों का उत्सर्जन होता रहता है। तो मैं यहां पर देखिए कि वे पदार्थ जिनमें से विकिरणों या अल्प कणों, विकिरणों का हो सकता है या अल्प कणों का लगातार उत्सर्जन हो, लगातार उत्सर्जन होता रहता हो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपके पास में रख देता हूं रेडियो एक्टिव पदार्थों के। यूरेनियम, तो हेनरी बेक्यूरेल ने जो यौगिक लिया था उसमें यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट में यूरेनियम है, वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ था। क्लियर? इसके पश्चात पोलोनियम है, रेडियम होता है, रेडियम है, एक्टिनियम है, थ्योरियम है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एक्टिनियम, थ्योरियम, ये सब किसके उदाहरण हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों के उदाहरण हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ इन्हें कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों कि जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिवता है, वो एक नाभिकीय घटना है। ये जो अल्फा कण, ये जो अति सूक्ष्म कण का उत्सर्जन होता है या जो विकिरणों का उत्सर्जन होता है, ये नाभिक से होता है। तो ये जो रेडियो एक्टिवता है वो एक नाभिकीय परिघटना है। और जो रेडियो एक्टिव क्षय है वो 3 प्रकार का होता है। जो अल्प कणों का बाहर निकलना, अल्प कण जब बाहर निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव क्षय। तो रेडियो एक्टिव क्षय 3 प्रकार से हो सकता है। देखिए किस प्रकार से हो सकता है कि रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है। मैं यहीं पर पुट कर देता हूं, रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है, नाभिकीय परिघटना है जिसमें नाभिक का क्षय होता है। नाभिक का क्षय होता है। किसका क्षय होगा? नाभिक का क्षय होता है, जिसे रेडियो एक्टिव क्षय कहा जाता है। जिसे क्या कह देते हैं हम? जिसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। उसी को ही क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। उसी को ही क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव क्षय कहा जाता है। अब देखिए जो रेडियो एक्टिव क्षय है वो 3 प्रकार का होता है। रेडियो एक्टिव क्षय कितनी प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय कितनी प्रकार का होता है? यहीं पर देख लेंगे हम। रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होगा। क्लियर? देखिए कौन कौन से क्षय होते हैं? अल्फा क्षय, पहला जो क्षय है वो कौन सा है? अल्फा क्षय। अल्फा क्षय के अंदर अल्फा पार्टिकल नाभिक से उत्सर्जित होता है। अल्फा क्षय के अंदर क्या होगा? अल्फा पार्टिकल नाभिक से क्षयित होता है, बाहर निकलता है।
अल्फा कण नाभिक से उत्सर्जित होता है, नाभिक से उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं अल्फा कण क्या चीज है। तो वैसे हम अल्फा क्षय के बारे में डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे, आगे की वीडियोज में इसको हम देख लेंगे, बट मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं कि अल्फा कण है क्या। ये हीलियम का नाभिक होता है। जैसे ये हमारे पास में हीलियम का परमाणु है, इसके अंदर दो तो प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, इसके साथ में इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये है हीलियम का नाभिक। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे पास में हो गया हीलियम का परमाणु। ठीक है। और यदि इस परमाणु में से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाए तो ये हमें प्राप्त हो गया है हीलियम का नाभिक। क्या मिल गया है? हीलियम का नाभिक मिल चुका है। और जो हीलियम का नाभिक होता है इसी को ही हम अल्फा कण कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? अल्फा कण कहा जाता है, जिसमें दो तो प्रोटॉन होते हैं, दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। इस पर जो आवेश होता है वो दो प्रोटॉनों जितना आवेश होता है और लगभग 4 प्रोटॉनों जितना इनका द्रव्यमान होता है। तो अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक, अर्थात दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉनों से मिलकर बना हुआ एक अति सूक्ष्म कण होता है। और जब किसी नाभिक से, जैसे हमारे पास में कोई परमाणु है और उस परमाणु के नाभिक से एक अति सूक्ष्म कण का उत्सर्जन होता है जिसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, अल्फा कण बोलते हैं जिसे, यदि उसका उत्सर्जन होता है तो उसे हम अल्फा क्षय कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा? अल्फा क्षय कहा जाएगा। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए इसको आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास में है यूरेनियम 238 और जब इसमें से अल्फा क्षय होता है, अल्फा कण इसमें से बाहर निकलता है तो ये थ्योरियम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्योरियम में कन्वर्ट हो जाता है। द्रव्यमान संख्या इसकी रह जाएगी 234 और यहां पर 2He4 बाहर निकल जाएगा और इसी को हम कहते हैं अल्फा कण। ये जो आप 2He4 देख रहे हैं यही क्या है? अल्फा कण। विद्यार्थियों ये है हमारे पास में यूरेनियम का नाभिक। इस चैप्टर में हम नाभिकों का ही अध्ययन कर रहे हैं। ये यूरेनियम का नाभिक है। इसके नाभिक के अंदर 238 न्यूक्लियॉन थे, उनमें से अल्फा कण जब बाहर निकला तो 4 न्यूक्लियॉन बाहर निकल गए। हमें यूरेनियम से थ्योरियम का नाभिक प्राप्त होता है जिसमें 234 न्यूक्लियॉन मौजूद हैं। अल्फा क्षय समझ में आ गया? डिटेल से हम आगे की वीडियोज में अध्ययन कर लेंगे। यहां पर हमने मोटा मोटा समझना है कि इस प्रकार का कण यदि किसी नाभिक से निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा क्षय बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिवता की घटना में अल्फा कण बाहर निकल सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? बीटा क्षय हो सकता है। क्या हो सकता है? बीटा क्षय। बीटा क्षय किसे कहा जाता है? जब किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। किसी नाभिक से किसका उत्सर्जन होता है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो। इलेक्ट्रॉन का हो सकता है या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक पार्टिकल का जब उत्सर्जन होता है तो उसको हम बीटा क्षय कहते हैं। देखिए एक बात इसको दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि नाभिक के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना ही पॉजिट्रॉन पाया जाता है। फिर नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? तो विद्यार्थियों बीटा क्षय के दौरान या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो उस दौरान बीटा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का वहां पर निर्माण होता है और वो नाभिक में नहीं रह पाते, तुरंत नाभिक से बाहर आ जाएंगे, जिसे हम बीटा क्षय कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? बीटा क्षय कहा जाता है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है
वो होता है 1.6 गुणा इसकी घात -19 कूलाम विथ नेगेटिव साइन। अब पॉजिट्रॉन कौन सा कण आ गया? वैसे पॉजिट्रॉन हम पहले पढ़ चुके हैं, बट कई विद्यार्थी जिन्होंने पहली बार इसका नाम सुना है वो भी समझ लीजिए। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं। पहले तो ये दिमाग में फिट बैठा लीजिए, पॉजिट्रॉन एक अलग कण है। तो पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जैसा ही कण है। इलेक्ट्रॉन जितना ही इसका द्रव्यमान होता है, बट आवेश विपरीत प्रकृति का होता है। तो देखो, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, पॉजिट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम विथ पॉजिटिव साइन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव में, पॉजिट्रॉन का आवेश पॉजिटिव में इतना ही होता है, बस माइनस प्लस का फर्क है। द्रव्यमान तो दोनों का सेम होता है। तो देखिए, जब किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है तो उसे हम बीटा क्षय कहते हैं। क्या कहा जाता है? बीटा क्षय कहा जाता है, बीटा डीके कहा जाता है। क्लियर? इन्हें भी हम डिटेल से आगे अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अगला तीसरा क्षय है गामा क्षय। गामा क्षय में क्या होता है? ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसे हम गामा फोटोन कहते हैं। किसका उत्सर्जन होता है? फोटोनों का उत्सर्जन होता है। फोटोनों का यहां पर उत्सर्जन होता है। और जो फोटोनों का उत्सर्जन है वो भी बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले फोटोनों का उत्सर्जन होता है। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाले गामा फोटोन से रेडियो एक्टिव क्षय से बाहर निकलते हैं। तो जब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोनों का उत्सर्जन होता है तो उसको हम गामा क्षय कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? गामा क्षय कहा जाता है। तो फोटोन क्या है? ऊर्जा के पार्टिकल्स हैं, और गामा फोटोन यदि बाहर निकल रहे हैं तो उसे हम रेडियो एक्टिव क्षय कहेंगे। विकिरणों का यहां पर क्षय होता है। अब विद्यार्थी, इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से कैसे अति सूक्ष्म कण या विकिरणें उत्सर्जित होती है, जिसे हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। अब हम देखेंगे रेडियो एक्टिवता क्षयता का नियम या चरघातांकी क्षय नियम। अब देखिए, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या कहता है? देखिए, समझिए कि नाभिकों के क्षय होने की दर उस समय अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। यही है रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम इसे कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे नाभिकों के क्षय होने की दर का मतलब क्या है। लेकिन नाभिक क्या होता है, उसमें रेडियो एक्टिव नाभिक के अंदर से अति सूक्ष्म पार्टिकल बाहर निकलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नाभिक का क्षय हो गया है। मतलब जो, जैसे मैंने यहां पर अल्फा कण का क्षय आपको बताया, उसमें यूरेनियम के नाभिक में से अल्फा कण जब बाहर निकलता है तो वो थ्योरियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर यूरेनियम का नाभिक का क्षय हो गया। तो रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान नाभिक का क्षय होता है, नाभिक दूसरे नाभिक में कन्वर्ट होता है, और उसके क्षय होने की जो दर है वो उस समय मौजूद अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। देखिए, जो नाभिक क्षयित हो गए उनको तो हम कहते हैं विघटित नाभिक, और जिन नाभिकों का विघटन होना है या जिनका विघटन नहीं हुआ है उनको हम कहते हैं अविघटित नाभिक। तो देखिए, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम सुन लीजिए कि नाभिकों के क्षय होने की दर उस समय मौजूद अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। तो देखिए, क्या है हमारे पास में रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? रेडियो एक्टिव नाभिकों, रेडियो एक्टिव नाभिकों के क्षय होने की दर, नाभिकों के क्षय होने की दर
दर उस समय मौजूद नाभिकों की या अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, यह नियम है। अब देखिए, जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ का नमूना है और उसमें कैपिटल N0 नाभिक है और डेल्टा T समय में डेल्टा N नाभिकों का क्षय हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम से उन्हें हम क्या लिख सकते हैं कि माना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने में, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने में प्रारंभ में नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या N0 है। नाभिकों की संख्या कितनी है? N0 है। अब देखिए, यदि डेल्टा T समय में डेल्टा N नाभिक क्षयित हो जाएं तो नाभिकों के क्षय होने की दर, नाभिकों के क्षय होने की दर, तो देखिए नाभिकों के क्षय होने की दर को हम डेल्टा N अपॉन डेल्टा T से पुट करेंगे विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि जो क्षयता की जो दर है वो लगातार घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, इसलिए हम इसको माइनस में डेल्टा N अपॉन डेल्टा T से पुट कर रहे हैं। ये उस समय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। हम यहां पर कंसीडर कर लें कि T समय के पश्चात हम नाभिकों के क्षय होने की दर देख रहे हैं और उस समय नाभिकों की जो संख्या है वो कैपिटल N के इक्वल है। तो माइनस में डेल्टा N अपॉन डेल्टा T समानुपाती होती है उस समय, उस स्थिति में मौजूद नाभिकों की संख्या के, जो कि कैपिटल N के इक्वल है। अब यहां पर आप देखिए कि यदि हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट यहां पर हमारे पास में आ जाएगा जिसे हम लेमडा कह रहे हैं, लेमडा से पुट कर रहे हैं। ये हमारे पास में ये जो लेमडा है इसको हम क्षय नियतांक कहते हैं। ये एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं? क्षय नियतांक कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? क्षय नियतांक कहेंगे। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि यदि डेल्टा T अति अल्प है, डेल्टा T क्या है? अति अल्प है, अति सूक्ष्म है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? dN/dt लिख सकते हैं। तो माइनस में dN/dt बराबर हमारे पास में आ गया है लैम्बडा इंटू N। इसे हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों? dN/dt बराबर आ गया हमारे पास में माइनस में लैम्बडा इंटू N, और यही है रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम का गणितीय रूप। तो नाभिकों के क्षय होने की दर बराबर होती है dN/dt बराबर होती है माइनस में लैम्बडा इंटू N के। लैम्बडा क्षय नियतांक कहलाता है और N है T समय के पश्चात अविघटित नाभिकों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं इसको इस प्रकार से पुट कर सकता हूं dN/N बराबर माइनस में लैम्बडा इंटू dt। अब इसका हम कर देंगे समाकलन। उपरोक्त समीकरण का हम यहां पर क्या कर देते हैं? उपरोक्त का समाकलन करने पर, उपरोक्त का समाकलन करने पर, समाकलन
करने पर इसका हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन का साइन यहां पर लगा दिया है। देखिए यहां पर मैं लिमिट भी पुट करूंगा, लिमिट किसके इक्वल होगी। देखो यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है n के रेस्पेक्ट है, और n की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक चेंज हो रही है कि प्रारंभ में जो नाभिकों की संख्या है वो n0 जब समय 0 होता है, और जब समय t हो जाता है तो नाभिकों की संख्या n रह जाती है। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, प्रारंभ में समय तो कितना है हमारे पास में, समय है 0, तो नाभिकों की संख्या है n0, और समय हमारे पास में है जब स्मॉल t, तो नाभिकों की संख्या रह गई है n। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो समय है इसकी लिमिट तो है 0 से स्मॉल t के इक्वल, और नाभिकों की जो संख्या है उसकी लिमिट है n0 से n। n0 ज्यादा है, n यहां पर कम है, क्योंकि अविकटित जो नाभिक है उनकी संख्या धीरे धीरे घटती चली जाएगी, क्योंकि अविकटित जो नाभिक है वो क्षयित होते जाएंगे, इसलिए उनकी संख्या लगातार कम होती जाएगी। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log n। ये जो log है इसका आधार e है, लिमिट हमारे पास में है n0 से लेकर n तक बराबर, माइनस में लेमड़ा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, 0 से t dt। इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो log n माइनस log n0 ये आ गया बराबर, माइनस में लेमड़ा यहां पर 1 है, और इस 1 का यदि हम t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें तो आ गया हमारे पास में t, लिमिट है 0 से t के इक्वल। इसे हम क्या लिख सकते हैं, log n अपॉन में n0 लिखा जा सकता है। देखो ये एक लॉगरिथम का फॉर्मूला है, log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n। मैं यहां पर इस फॉर्मूले को पुट कर देता हूं। देखिए log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, ये एक लॉगरिथम का फॉर्मूला है, सूत्र है, इसी का ही हम प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। तो log n अपॉन में n0 बराबर माइनस में लेमड़ा, t की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे। ये हमारे पास में आ चुका है। अब हमें थोड़ी सी और जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं यहां से इसको एक बार हटा देता हूं। हटाने के पश्चात आप देखिए वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में आ गया है log n अपॉन में n0 बराबर माइनस में लेमड़ा t। इसका हम लेंगे एंटी लॉग, क्या लेंगे अब हम, एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, n अपॉन में n0 बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा t। n अपॉन में n0 बराबर आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा t, और यहां से n बराबर क्या आ गया, n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा t। ये हमें एक सूत्र फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, और इसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव चरघातांकी क्षय नियम, क्योंकि यहां पर नाभिकों की जो संख्या है वो चरघातांकी रूप से डिक्रीज होती है, चरघातांकी रूप से कम होती है, इसलिए इसको हम रेडियो एक्टिव चरघातांकी क्षय नियम भी कहते हैं। तो यहां से आप देखेंगे, अब हम जो क्षय नीतांक है उसकी डेफिनेशन मात्रक भी यहां पर देख लेते हैं। विद्यार्थियों अब हम यहां पर देख लेते हैं क्षय नीतांक, जिसे हम क्षयांक भी कहते हैं, इसकी परिभाषा। देखिए हमारे पास में जो सूत्र है, फॉर्मूला है चरघातांक के क्षय नियम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं हम, हमारे पास में फॉर्मूला प्राप्त हो गया है n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा t। n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा t प्राप्त हो गया है। n0 प्रारंभ में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या और t समय पश्चात नाभिकों की संख्या कैपिटल N रह जाती है।
लेमड़ा उस पदार्थ का क्षय नियतांक या क्षयांक होता है। तो देखिए यहां से यदि हम क्या कर दें, यदि स्मॉल टी बराबर 1/λ यदि हम पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा इंटू टी की जगह में 1/λ यहां पर पुट कर दूं तो n बराबर n0 e की घात -1, जिसे हम n0 बट्टे में EB कह सकते हैं। तो देखिए इस यदि 1/E का मान यदि हम देखें तो 0.368 n0 के इक्वल आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं n0 का 36.8%, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है। यदि आप 1/E की वैल्यू निकालेंगे तो 0.368 प्राप्त होगा। तो देखिए क्षय नियतांक की डेफिनेशन क्या है कि समय के व्युत्क्रम का वह मान, समय के व्युत्क्रम का वह मान जिस पर रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की 1/E गुणा रह जाए, या 36.8% की प्रारंभ में जो नाभिक थे उनका 36.8% रह जाए, या 1/E गुणा रह जाए, तो उसको हम कहते हैं क्षय नियतांक। क्लियर? तो देखिए यहां पर मैं क्षय नियतांक की डेफिनेशन पुट कर देता हूं। क्या है कि समय के व्युत्क्रम का वह मान, समय के व्युत्क्रम का वह मान जिस पर अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या, तो प्रारंभ में नाभिकों की जो संख्या है यहां पर हमने n0 ले रखी है, संख्या की 1/E गुणा, या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं 36.8% रह जाए, तो उस समय के व्युत्क्रम मान को हम क्षय नियतांक कहते हैं। क्षय नियतांक कहलाता है। क्लियर? यहां से आप इस फॉर्मूले से देखेंगे कि E की जो घात है, ये वाली जो घात है वो मात्रकहीन ही होगी, तो लेमड़ा का मात्रक 1/ समय के मात्रक के बराबर होगा। तो यहां से आप देखें लेमड़ा का जो मात्रक है वो 1/s होता है, 1/s इसका मात्रक होता है विद्यार्थियों। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये था क्षय नियतांक, या इसे हम क्षयांक भी कह देते हैं। क्षय नियतांक का दूसरा नाम क्या है? क्षयांक। तो इसे भी आप ध्यान में रखें, क्षयांक या क्षय नियतांक एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का हम अंतिम पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिसे हम सक्रियता कह रहे हैं, जिसे एक्टिवता भी कहा जा सकता है। सक्रियता या एक्टिवता किसे कहते हैं देख लीजिए। सक्रियता या दूसरा नाम हम क्या लेकर चल रहे हैं, या एक्टिवता। सक्रियता या एक्टिवता को हम कैपिटल R से पुट करेंगे। देखिए सक्रियता किसे कहा जाता है? नाभिकों के क्षय होने की दर सक्रियता या एक्टिवता कहलाती है। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर रहा हूं। नाभिकों के, रेडियो एक्टिव नाभिकों का लेकर चले हम, रेडियो एक्टिव नाभिकों के क्षय होने की दर
सक्रियता या एक्टिवता कहलाती है, सक्रियता या एक्टिवता कहलाती है। क्लियर? तो देखिए यहां पर जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, कैपिटल आर का मतलब है माइनस में dn बाई डी टी, माइनस dn बाई डी टी अर्थात नाभिकों के क्षय होने की दर, नाभिकों के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर, नाभिकों के क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, सक्रियता या एक्टिवता कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए हम इसे कैपिटल आर को दूसरी फॉर्म में यहां पर पुट करने वाले हैं। तो देखिए किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम कैपिटल एन का मान क्या जानते हैं, कैपिटल एन बराबर हम जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैं यहां पर इस कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर देता हूं, एन जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा टी। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एन जीरो है वो है प्रारंभ में नाभिकों की संख्या, डिफरेंशिएशन से बाहर ले लीजिए, तो माइनस एन जीरो डी बाई डी टी एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा टी, ये हमारे पास में है। इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में तो ये साइन पढ़ाइए, एन जीरो पढ़ाइए, एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा टी का हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा टी, फिर फलन के अंदर फलन होता है तो ये माइनस लेमड़ा टी फलन के अंदर फलन है, इस माइनस लेमड़ा टी का करेंगे तो माइनस लेमड़ा टी का करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेमड़ा इसके गुणा में आ जाएगा, लेमड़ा इसके गुणा में आ जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास में क्या आ चुका है, आर बराबर हमारे पास में आ चुका है लेमड़ा इंटू एन जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा टी। मैंने एक बार इसको पुनः लिख दिया है। तो देखिए ये एन जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा टी किसके इक्वल रखा था हमने, एन के इक्वल, तो एन जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा टी की जगह हम कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो ये तो लेमड़ा पड़ा है, बाकी की यहां से लेकर यहां तक की जो राशि है वो है एन, ये हमारे पास में आ चुका है कैपिटल आर, कैपिटल आर जो कि लेमड़ा इंटू एन के इक्वल होता है, लेमड़ा इंटू एन के इक्वल होता है। मैं यहां पर बात करूं सक्रियता का फॉर्मूला आ चुका है लेमड़ा इंटू एन। देखिए प्रारंभिक सक्रियता को किससे लिख सकते हैं, प्रारंभिक सक्रियता को क्या लिखा जा सकता है, तो प्रारंभिक सक्रियता देखें आप, जब आप नाभिकों की संख्या एन जीरो लेते हैं तो प्रारंभिक जो सक्रियता है वो आर जीरो होगी, तो आर जीरो बराबर लेमड़ा इंटू एन जीरो आ चुका है, लेमड़ा इंटू एन जीरो हमें मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। तो देखिए इस लेमड़ा इंटू एन जीरो की जगह में क्या लिख दूं, आर जीरो लिख दूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर बराबर आर जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा टी। तो जो सक्रियता है या एक्टिवता है इसका मान भी चरघातांकी रूप से डिक्रीज होता है, तो नाभिकों के जो क्षय होने की दर है वो भी चरघातांकी रूप से कम होती है, डिक्रीज होती है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं चरघातांकी रूप से डिक्रीज होने का मतलब क्या है। एक बार मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। वैसे चरघातांकी जो क्षय वक्र है जिसे हम रेडियो एक्टिवता क्षय वक्र कहते हैं वो हम बाद में भी देख लेंगे, बट मैं यहां पर भी थोड़ा सा समझा देता हूं। हमारे पास में क्या है, मैं एक ग्राफ यहां पर आपके सामने खींच रहा हूं। इस ग्राफ को हम लेकर चल रहे हैं एन, यहां पर एन क्या है, अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या। एक तरफ हमने क्या ले लिया है, अविघटित नाभिकों की संख्या, दूसरी तरफ हमने लिया है समय। तो देखिए समय का मान जब जब बढ़ेगा तो इस n की वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज होगी, ऐसे डिक्रीज होगी और अनंत पर इसका मान शून्य हो जाएगा, अनंत पर इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होता है, इसे हम चरघातांकी क्षय वक्र कहते हैं। क्लियर? यदि आप यहां पर आर भी ले सकते हैं, कैपिटल
आर भी लिया जा सकता है, क्योंकि कैपिटल आर का मान भी चरघातांकी रूप से क्षयित कम होता है, समय के साथ में चरघातांकी रूप से डिक्रीज होता है। तो आर का मान भी इसी प्रकार से ही कम होता है। क्लियर। अब विद्यार्थियों हम थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे कैपिटल आर, जिसे हम रेडियो एक्टिवता सक्रियता या एक्टिवता कह रहे हैं, इसके मात्रक की। चलिए मैं यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पास में आर का भी फॉर्मूला क्या आ गया है, R0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी। आर का हमारे पास में फॉर्मूला है माइनस में dn/dt। आर का फॉर्मूला हमारे पास में है लैम्बडा इंटू एन। ये 3 फॉर्मूले आ गए। अब मैं यहां पर बात करूंगा इस आर के मात्रक की। आर के मात्रक की हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों हम इस वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा धैर्य और बनाकर रखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आ जाएगा। आर का मात्रक, आर का मात्रक, तो यहां पर आप देखेंगे आर बराबर होता है माइनस में dn/dt। तो dn है नाभिकों की संख्या और t है समय। तो क्षय प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है, क्षय प्रति सेकंड। क्षय प्रति सेकंड सक्रियता या एक्टिवता का मात्रक होता है। और इसे क्षय प्रति सेकंड को हम बेक्यूरल कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, बेक्यूरल कहा जाता है। और बेक्यूरल को हम BQ से पुट करेंगे, BQ। क्लियर। तो बेक्यूरल क्या होता है, क्षय प्रति सेकंड। यदि 1 सेकंड में 1 नाभिक का क्षय होता है तो उसको हम 1 बेक्यूरल कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, 1 बेक्यूरल कहा जाएगा। अन्य मात्रक देखिए, कैपिटल आर का अन्य मात्रक, कैपिटल आर का एक मात्रक हम यहां पर और देख लेते हैं। और ये जो मात्रक है वो है क्यूरी। इसको हम CI से पुट करते हैं। किससे लिखा जाएगा, CI। और एक जो क्यूरी होती है वो किसके तुल्य होती है, देख लीजिए 3.7 गुणा 10⁻10 बेक्यूरल के बराबर होता है। तो ये आ गया है क्यूरी तथा बेक्यूरल के मध्य संबंध। क्लियर। विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि रेडियो एक्टिवता पर आधारित था। इसमें हमने रेडियो एक्टिवता की डेफिनेशन, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम और अंत में हमने चर्चा की यहां पर एक्टिवता तथा सक्रियता की। यदि आप हमारे YouTube चैनल से इस चैप्टर के या कक्षा 12 के हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कक्षा जरूर लिखें कि आप कक्षा 12 में हैं तो कक्षा 12 में और इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस क्लास के सभी नोट्स चाहिए, आप ऐसा मैसेज कर दीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको इसका नोट्स, हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो अर्धायु और माध्य आयु से रिलेटेड होंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि हमें आगे की जो वीडियोज है वो बेटर तरीके से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।